सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग और मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। आपको बताएं नाज़रीन कि जमानतों के मौसम में 2 मजीद जमानतें हो चुकी हैं, मगर इसी जमानतों के मौसम में मजीद गिरफ्तारियों की तैयारियां भी जारी हैं। ऐसा लगता है जैसे नैब जमानतें नहीं बल्कि मुल्ज़मान की नई भर्तियां कर रहा है। अपोजिशन जमातें नैब के इक़दाम को इंतकामी कार्रवाइयां करार दे रही हैं, और क्यों ना दें जनाब। खुद लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस चौधरी मुश्ताक आज राना सनाउल्लाह के फैसले में कह चुके हैं कि हमारे मुल्क में सियासी इंतकाम का निशाना बनाना हकीकत है और इसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। फैसले में लिखा गया कि राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन रखने का मुकदमा बनाया गया, लेकिन उनका जिस्मानी रिमांड ही नहीं लिया गया। मुल्जिम की 10-10 लाख रुपए की 2 जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली गई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि यह तस्लीम शुदा हकीकत है कि रावी टोल प्लाजा पर राना सनाउल्लाह को रोका गया। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के दौरान मौके पर रिकवरी मेमो नहीं बनाया गया। इस्तिखासा ने कहा कि लोगों के इकट्ठे हो जाने की वजह से मौके पर दस्तावेजी कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने कहा कि ऐसा कम ही होता है कि एएनएफ के 20 से ज्यादा एहलकार होते हुए मौके पर प्रोसीडिंग ना की गई हो। फैसले में कहा गया है कि उमूमन मनशियात के केसेस में शफाफियत के लिए जय वक़ुआ पर तमाम प्रोसीडिंग की जाती है। अदालत ने कहा कि एफआईआर के मुताबिक राना सनाउल्लाह फैसलाबाद और लाहौर में मनशियात का नेटवर्क चला रहे थे। राना सनाउल्लाह का गिरफ्तारी के बाद जिस्मानी रिमांड के बजाय जुडिशियल रिमांड लिया गया। जुडिशियल रिमांड मांगने से लगता है कि एएनएफ राना सनाउल्लाह की सरगर्मियों को पता लगाना चाहता ही नहीं था। एएनएफ ने जिस्मानी रिमांड नहीं मांगा, जिसकी वजह वो खुद ही बेहतर जानते हैं। राना सनाउल्लाह के वकील कहते हैं कि यह केस हुकूमत पर तनकीद की वजह से बनाया गया। दूसरी जानिब अवाम ये देख चुके हैं कि वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार खान आफरीदी, जिन्होंने जान अल्लाह को देनी है, वो राना सनाउल्लाह से मुतालिक मनशियात बरामदगी केस में वीडियो को बतौर सबूत पेश करने का दावा करते रहे। वही वीडियो जो कल फुटेज में तब्दील हो गई और अब ना जाने कितने रंग बदलेगी। और भले अवाम कल से यही सोच रहे हों कि आखिर वीडियो और फुटेज में फर्क होता क्या है। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त जमा करवा दी है। हुकूमत ने मौकिफ अपनाया है कि फैसले में अहम कानूनी निकात का जायजा नहीं लिया गया। यह भी कहा गया कि माजी में एडहॉक जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट तौसीह देती रही है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान ने एक जेहलुम में खिताब के दौरान कहा है कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि पुराने सिस्टम से पैसा बनाने वाले माफिया के लिए साल 2020 मुश्किल तरीन साल होगा। साल 2020 में अवाम को बेहतर तब्दीली नजर आएगी। वैसे अवाम को 2019 में भी जो तब्दीली नजर आई, उसके बाद किसी और बेहतर तब्दीली के अवाम मुतहम्मिल हो नहीं सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आज भी अपना रवैया वही बयाना रखा हुआ है जो रोज अव्वल से है। कहते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया और पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना बढ़ाया। दोनों जमातों के 10-10 साल हुकूमत के जुल्म की वजह से अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। शायद वजीर आजम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में ऐसे कोई इक़दाम उठाए ही नहीं गए जिससे महंगाई में इजाफा हुआ, अवाम बेरोजगार होते, मुल्क माशी तौर पर कमजोर होता। मगर मकाम शुक्र यह है कि वजीर आजम को अवाम की मुश्किलात का एहसास हुआ, लेकिन सिर्फ बातों से क्या हासिल होना जनाब। कभी गैस की कीमत में इजाफा, कभी पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगें, तो कभी टैक्सेस में इजाफा होता रहा। हुक्मरान और जागीरदार तबके के अलावा आम अवाम महंगाई के अलावा क्या किसी भी तोहफे के मुस्तहिक नहीं। वजीर आजम साहब, अवाम घबराना नहीं चाहते, लेकिन आप घबराना नहीं है यह कहकर अवाम को घबराने की एक और वजह फराहम कर देते हैं। आज भी नेपरा ने अवाम को एक और तोहफा देते हुए बिजली के निर्खों में कई यूनिट का इजाफा किया है और ₹1.56 का इजाफा फी यूनिट कर दिया गया है, जिससे अवाम पर मजमूई तौर पर अगर हिसाब लगाया जाए तो 14.5 अरब का इजाफा मजीद पड़ गया है। वजीर आजम का खिताब सुनकर इतना अच्छा महसूस होता है जितना साल 2018 के इंतखाबात से पहले खान साहब की तकरीर सुनकर होता था। लेकिन जब इस ख्वाब से बाहर निकलते हैं तो हकीकत का तमाचा आवाम के चेहरों पर गुर्बत और दुश्वार जिंदगी की सूरत में आकर पड़ता है। मुल्की हालात का तस्करा कर लिया जाए, अब एक और अहम मौजू की जानिब आते हैं जनाब। सरहद और सरहद पार तारीख को दोहराया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले 72 साला जुल्म अब मकबूजा वादी से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है।
हैरान कुन बात यह है कि जालिम अब भी वही है जिसने मकबूजा कश्मीर पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े, वही आरएसएस जिसने महात्मा गांधी को मारा, वही इंतहा पसंद हिंदू, वही गुजरात का कसाई जिसने 2002 में भारत के मुसलमानों पर शब खून मारा। भारत में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियात की मुखालफत करने वाले वो तमाम लोग आज खामोश हो चुके हैं जो कभी भारत को सेकुलर रियासत करार दिया करते थे, क्योंकि भारत एक जुनूनी और लाखों जानों के खूनी हाथ में है इस वक्त, जो वहां की पुलिस, फौज, हत्ता की अदलिया को भी अपना हथियार बना चुका है। मगर इससे निपटने के लिए अफवाज पाकिस्तान, उसके अवाम मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम के मेहमान होंगे ब्रिगेडियर गजनफर साहब, इस वक्त में ज्वाइन कराफ के उस्मान सईद बसरा साहब और गुलाम मुर्तजा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबब मेहमान का शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ बढ़ेंगे। गजनफर साहब, ये बताइएगा, वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं, काफी दफा उन्होंने ये भी कहा है कि भारत ओछे हथकंडों पर उतरा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान 2 रोज पहले सामने आया तो उन्होंने कहा था कि ऐसी इंटेलिजेंस मालूमात सामने आई है, उन्होंने एक हरकत ऐसी देखी है कि कई जगह से जो बॉर्डर की तार होती है उसको काटा गया हो। हमने पिछले 1 साल में देखा कि भारत ने 2 तरह से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की। एक, अपने ही फौजियों को मार के पुलवामा का वाकया रचाया और इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया और पूरी दुनिया में यह प्रचार करता रहा कि इसके पीछे तो पाकिस्तान है। दूसरा वाकया हमने देखा, 26 फरवरी को बालाकोट हमले का एक घिनौना मंसूबा बनाया गया, उसको तकमील तो नहीं दिया गया लेकिन पूरी दुनिया को बताया गया कि हमने ये तबाह कर दिया, हमने वो तबाह कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन फिर अगले दिन ही जब उनके तैयारे आए तो फिर हमने उनके साथ क्या किया पूरी दुनिया ने देखा। तो आप ही बताइएगा, जिस खदशे का इजहार वजीर आजम इमरान खान करते हैं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी करते हैं, आप ब्रिगेडियर रहे हैं, आप ही बताइएगा, आप वॉर को मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। भारत करना क्या चाह रहा है? दोनों तरीके सामने हैं, अब क्या हरकत कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। भारत करना तो बहुत कुछ चाह रहा है, लेकिन अहमकों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो कुछ बालाकोट का आपने अभी रेफरेंस दिया और बालाकोट में जो कौवे और अपना मार के गए कौवे को और दरख्त गिरा के गए, वो उनकी प्रोफेशनल जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसका मुंह बोलता सबूत था। पुलवामा में जो उन्होंने अपने लोग मरवाए और पाकिस्तान के ऊपर उसका ब्लेम फेंकने की कोशिश की गई, तो आपको याद है भारत के अंदर बच्चों ने एक बहुत बड़ा तराना बनाया था जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि ये बाहर से कोई नहीं आया, ये अपनों की कार्रवाई है, हमने खुद ही इस चीज़ को किया। उसके फ़ौरन बाद वो अमित मैसोलिनी जो है, उसकी एक टेप आ गई जो रिलीज़ हुई थी बाहर से, जिसमें वो एक औरत को कह रहा था कि जी कोई फ़ौजी मरवा दो तो हमें इलेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा। असल में हम बारहा कहते आए हैं कि भारत में इस वक्त जो ऊपर टॉप के ऊपर जो नेक्सस है, जो वज़ीर आज़म और बाकी वज़ीर दाखिला और उसके साथ जो हिटलर मूदी और ये अमित मैसोलिनी का, ये तमाम के तमाम उस आरएसएस के प्रीचक हैं जिसने अपने बाप को गोली मार दी थी आज़ादी के 5वें दिन। तो जो पार्टी अपने बाप को गोली मार दे, जिसको वो बापू कहते हैं, और वो खड़े होके ये किसी नेशनलिज्म का दावा करे, तो वो रियाकारी और झूठ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब पहले तो मुसलमानों को गुजरात का बुचर जिसके ऊपर अमेरिका में FIR दर्ज हुई, उसके बाद तो जो कुछ हुआ, लेकिन आज जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है। गजनफर साहब, मेरा सवाल ये भी है कि हम पॉलिटिकली इस इशू को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज होते हैं, कई बार बात करने की कोशिश करते हैं, फोन करते हैं, हम इसको पॉलिटिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं? क्या तकरीरों से मसला सॉल्व हो जाएगा? अगर तकरीरों से मसला सॉल्व होने लगता तो अभी तक तो कोई मसला होता ही नहीं, जंगें होती ही नहीं। फिर तो नहीं, हम पॉलिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। हम व्हाई शुड वी सॉल्व? इंडिया के अंदर का मसला है, इंडिया के अंदर क्लेवेज है, इंडिया के अंदर तहरीकें जन्म ले रही हैं, सिख खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि LOC की तार काटना, बार बार LOC पर हमले करना, आज भी हमला किया गया, 2 जवान हमारे शहीद कर दिए, इस तरह से पहले भी वाकयात होते रहे। हम बयानियां जारी कर देते हैं, उनके एम्बेसडर को बुला लेते हैं, एहतजाजी मरासला उनको थमा देते हैं, सिर्फ यही एहतजाज होता है हमारा, या फिर तकरीर कर देते हैं, यही बस पॉलिटिकल इशू यही है। इशू तो ये जो फायरिंग का इशू है, तो ऑपरेशनल इशू है, पॉलिटिकल इशू तो नहीं है।
नहीं, पॉलिटिकली सॉल्व कैसे करेंगे इसको? वो गने हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अच्छा, जब वो हमारे ऊपर फायर करेंगे ऑपरेशन, हम ऑपरेशनली रिस्पॉन्ड करेंगे। बाकी चीज़ें ये है कि दुनिया को ये बताएंगे। हम अब भारत को मैंने बताया ना, जहाँ पे दहशत गर्दों की हुकूमत हो, वो आज तो फायरिंग शुरू नहीं, फायरिंग तो शुरू हुई थी जब नरेंद्र मोदी ने टेक ओवर किया था। फायरिंग उसमें शुरू हुई थी जिस वक्त नवाज शरीफ गया था और उसने जाके सेरेमनी अटेंड की थी, स्वेरिंग इन सेरेमनी। वापस आए थे तो वहाँ से फायरिंग का तोहफा लेके आ गए थे। वो कहते हैं जी नरेंद्र मोदी से उनके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। अजीत कुमार डेवल, जो जलील आदमी पाकिस्तान के लोगों को मारता है, जो कहता है कि मैं पाकिस्तान में पैसे फेंकूंगा, लोगों को मरवाऊंगा, वो अजीत कुमार डेवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, वो नवाज शरीफ से उसके ड्राइंग रूम में आके गले मिल रहा था। तो मसला किस तरह हल होगा फिर? मसला तो आपने 18 महीने हुकूमत को तो हो गए ना, उसके बाद तो हुकूमत को अब उन लोगों को चेंज हो गई है, तो ठीक है ना। तो अब जब ये चीज़ें चल रही हैं तो उन चीज़ों के चलने में आपने उनको, अगर वो फायर करेंगे बॉर्डर के ऊपर, तो आपने ऑपरेशनली रिस्पॉन्ड करना है, जो पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। बाकी जो वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हो रही है उसको पाकिस्तान 12 यूएनओ को अप्रोच कर चुका है, 12 वर्ल्ड बॉडीज़ को बता चुका है। यहाँ पे यूएनओ के ऑब्जर्वर मौजूद है, उनको आप बॉर्डर पे लेके चले गए हैं। लेकिन इसकी ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, दूसरा हाथ तो भारत के अंदर है। भारत की आर्मी चीफ अलग है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऑर्डर पे तो काम नहीं करता। तो अब इस चीज़ के मसले का हल, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नो वॉर पैक्ट मौजूद है, लेकिन उस नो वॉर पैक्ट की खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? दुनिया में जो भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो ये, अच्छा, मेरे सवाल का ये जवाब दीजिएगा कि भारत की औकात, वुसअत उसकी, या आप ये कह लें कि उसकी औकात ही उतनी है कि सिर्फ ये इस तरह से एलओसी पर फायरिंग कर सकता है, या फिर झूठा प्रोपेगेंडा कर सकता है, पुलवामा जैसा वाकया रचा सकता है, या फिर 26 फरवरी को जो वाकया किया, बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, उस तरह से कोई कार्रवाई कर सकता है? इसी खदशे का इज़हार वजीर आज़म, वजीर खारजा करते हैं, इसी तरह की कार्रवाई कर सकता है, ये इससे आगे भी बढ़ सकता है? नहीं, कोशिश तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। पिछले दिनों भारत के अंदर बॉर्डर के अक्रॉस बहुत सारी ट्रुप्स की मूवमेंट थी, और उसका मतलब क्या था? जो मतलब आप पूरा कश्मीर से लेके पूरे, पहले तो कश्मीर तक था ना कि कश्मीर में फौजें लगाई हुई थी, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, अभी भी हो रहा है 139 दिन में। अब भारत के पूरे शहरों में जो अपना प्रोटेस्ट फैले हुए हैं, जो दुनिया उसको उठा रही है, दुनिया का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा रहा है। अपना अमेरिका की फॉरेन रिलेशन, हाउस ऑफ फॉरेन रिलेशन में 2 करारदादें 741 और 745 पेश हुई है इंडियन की एट्रोसिटी के खिलाफ। उससे अटेंशन हटाने के लिए भारत क्या करेगा? सही, इससे पहले क्या करता रहा है? इलेक्शन के अंदर एंटी पाकिस्तान रिटोरिक्स, इलेक्शन जीतने के लिए एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा, इलेक्शन जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक। तो वो पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल मकसद के लिए और अपनी जो साख बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरा मकसद ये था कि जैसा कि आपने माजी की हुकूमत का जिक्र किया, तो अब तो हुकूमत चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब ये बताइएगा, फॉरेन पॉलिसी कहां है इस वक्त हमारी? इस वक्त तो पाकिस्तान को ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए था, फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था। हमसे ज्यादा बेहतर वजीर आजम जानते हैं क्रिकेट के बारे में, तो फ्रंट फुट पर आके खेलना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में इस वक्त तो आग लगी हुई है। चारों साइड से देखें तो वहां पर एहतजाज हो रहा है, ना सिर्फ मुसलमान, हिंदू भी एहतजाज कर रहे हैं, वहां पर अजीब किस्म के बिल पेश हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो दुनिया को बावर कराना चाहिए था कि ये क्या कर रहे हैं इंडिया वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फ़ॉरेन पॉलिसी की आपने बात की, फ़ॉरेन पॉलिसी एक बड़ा सब्जेक्ट है, और कभी किसी ज़माने के अंदर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी सिर्फ इंडो सेंट्रिक हुआ करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो सिर्फ इंडो सेंट्रिक नहीं है। हमारा जो इशू है सबसे बड़ा हिंदुस्तान के साथ, वो है कश्मीर का, और उसके बाद जो हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले कमोबेश 25 से 27 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। अब हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी इन 2 नुक्तों के ऊपर आके खड़ी होती है। कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान की कामयाब फ़ॉरेन पॉलिसी है, जिसको हेड किया आपके प्राइम मिनिस्टर ने, और ये ये नहीं कि यहाँ पे हमारी सियासी जमातें हों या पूरी दुनिया में उसकी तायीद की गई और लोगों ने उसको सराहा, और ये पहली दफ़ा हुआ है, दहाइयों के बाद पहली दफा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर फ्रंट फुट पे आके ऐसा खेले कि भारत का वो बयानिया जो दहाइयों से वो कायम किए हुए था कि हिंदुस्तान के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन करता है पाकिस्तान, और कश्मीर पाकिस्तान का टूट अंग है, ये सिरे से कोई मसला नहीं है, ये तो कोई बोन ऑफ कंटेंशन है ही नहीं सिरे से, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन दुनिया पूरी ने आपके प्राइम मिनिस्टर की जो ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी थी उसकी वजह से माना
कि ये जो कश्मीर है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कश्मीर जो है लाइमलाइट के अंदर आया। फॉरेन पॉलिसी की मिसाल मैं आपको दूं, 2 दिन पहले मैं खबर पढ़ा था, जरीदे का नाम मुझे याद इस वक्त नहीं आ रहा, लेकिन उस जरीदे ने पाकिस्तान में अकलियों के साथ जो बुरा सलूक होता है उस फहरिस्त में, उन ममालिक में पाकिस्तान को शामिल किया था। लेकिन भारत में जहां पर इस वक्त एहतजाज हो रहा है उसको शामिल नहीं किया गया, इसराइल को शामिल नहीं किया गया। सर ये आप जब एक रिपोर्ट जारी होती है, सर प्लीज मुझे लेट मी कंप्लीट सर, जब एक रिपोर्ट जारी होती है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मूडीज की, तो फिर हम तो कहते हैं कि यार देखिए मईशत कहां जा रही है। जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो हम कुछ कहते ही नहीं है, हम वो मान लेते हैं, ये नहीं मानते हैं। देखिए सलमान, आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो इंटरनेशनल एरिना के अंदर कोई एक जरीदा तो छप नहीं रहा है। इंटरनेशनल एरिना के अंदर वो जरीदे छप रहे हैं और कोर्ट कौन से होते हैं, किन की सेंटिस्टिक किन की है, जिनकी कोई जो क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी वाले अगर जरीदे में कहीं पाकिस्तान के अंदर देखिए कोई कहता रहे आप और मैं इसको विटनेस नहीं कर रहे, दुनिया विटनेस नहीं कर रही, पाकिस्तान के अंदर जितनी मजहबी आजादी पाकिस्तान के अंदर हासिल है, आप देखिए अभी क्रिसमस का त्यौहार गुजरा है, लाहौर की सड़कों के ऊपर लोगों ने सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहन के, तस्लीम कर रहा हूं पाकिस्तान में हर जबान बोलने वाले को, अगर आप मुझे मजहब को मानने वाले को आजादी हासिल है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं सर। तो मैं सलमान मैं ये कह रहा हूं, देखिए हमारे जो मामलात हैं, जो इंसानी हकूक़ के मामलात हों, मजहबी आज़ादी के मामलात हों, इसको पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है और भारत को कंडेम कर रही है। लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो आग भारत के अंदर खुद मोदी ने लगा दी है, अब यहां पे मैं आपको कहूंगा, छोड़िए सारी बातों को, मैं क्यों इमरान खान को पसंद करता हूं। देखिए मैं फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट भी हूं। मैं इमरान खान को पसंद करता हूं क्योंकि वो इंटरनेशनल एरिना, बैनुल अक़वामी तनाजुर के अंदर दीवार के पार देखने की सलाहियत भी रखते हैं। जब वो पार्लियामान के अंदर आए कश्मीर इशू के ऊपर, पहली दफा आकर उन्होंने कहा कि जो भारत है आज एक नाटसिज्म के नरगे के अंदर है और जो हिटलर जो है वो मोदी की शक्ल में आज भारत के ऊपर काबिज है। पूरी दुनिया उस पर तब हैरान थी। आज हिटलर को से तशबीह दी जा रही है नरेंद्र मोदी को खुद भारत के अंदर। भारत आज पूरी दुनिया का जो लाइमलाइट है वो भारत के ऊपर आके खड़ा हो गया है कि भारत के अंदर इंसानी हुकूक हो, मजहबी आज़ादी हो, इसकी कतन कोई प्रवेल नहीं कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, कि हमारी जो टीम है जिसमें शाहरुख कुरैशी को लीड कर रहे हैं। 2002 में हुआ था जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे, वजीर आजम साहब नवाज शरीफ थे, हमने बहुत क्रिटिसाइज किया था, इमरान खान साहब ने भी क्रिटिसाइज किया था, गजनफर साहब भी ये कह रहे हैं कि वो आए थे और यहां पे हमने उनको वेलकम किया था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब वो दोबारा वजीर आजम बनते हैं तब उनको मुबारकबाद भी देते हैं और उनके वजीर आजम बनने से पहले हम कहते हैं कि जब वजीर आजम बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर भी होगा। ये भी तो हमने ही बयान दिया था ना, वजीर आजम इमरान खान साहब ने बयान दिया था, फिर उनको नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया था। सलमान, मैं आपको बताऊं, देखिए आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और कोट एंड कोट जो मैं बात करने लगा हूं इसकी आप गहराई को जरा समझिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर दोबारा इक़्तिदार में आए तो उसका पाकिस्तान को फायदा होगा, तो आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान आज नुकसान में है कि फायदे में है। आप देखिए तो सही जरा देखिए, मैं आपको दोबारा एक बाबर कराऊं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं वो जो प्लेयर्स, जी पाकिस्तान ये फायदे के अंदर है। देखिए आप टेलीविजन पे मैं वो बातें करना नहीं चाहता हूँ। आज मुझे बताएं कि भारत को जो हजीमत उठानी पड़ी है इंसानी हुकूक के ऊपर, ये जो दोहरी शरीयत का बिल है, जो प्राइम मिनिस्टर इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे, वो उन्होंने हमें कहा, ये जो हमारी स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर, उसमें कहा कि मैं नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज और अल्फाज को जानता हूँ और मैं जब भी उनसे मिला हूँ मुझे उस आदमी के अंदर एक ऐसी खतरनाक सोच नजर आई है जो अल्टीमेटली भारत के सेकुलर जो भारत है उसके चेहरे को दागदार करेगी और ये आगे जाके आप देखें कितनी बड़ी मुश्किल में अपने आप को फंसाने वाले हैं। तो वो वही हुआ, देख लिया, आज आपके सामने है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त भारत को उस तरह फोकस करने की बजाय ये देखना चाहिए कि इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान जो है अल्टीमेटली उसके क्या बेनिफिट उसको लेके आ सकता है। हमें इसमें कोई शक नहीं कि शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी टीम के साथ पूरी दुनिया के विजिट के ऊपर जाने वाले हैं और वो पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि किस तरह एक सेकुलर भारत जो है, एक नाम नेहाद एक जमहूरियत के नाम के ऊपर दुनिया में बड़ी सबसे बड़ी सेकुलर अपने आप को डेमोक्रेसी क्लेम करता था, आज उसका हालत ये है कि वहां पर रहने वाले हिंदू हों, मुसलमान हों, दलित हों, सिख हों, ईसाई हों, तमाम के तमाम रियासती जबर का सामना कर रहे हैं। और कोई भारत जो है अब इस नो मोर सेकुलर स्टेट जी, ये तो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व की तरफ जाने वाली और बढ़ने वाली आज भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने यह कहा है कि
भारत के लिए मोदी ही काफी है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अगर इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं होते, अपोजिशन में होते, वैसे ही जलसे कर रहे होते और वैसे ही खिताबात कर रहे होते जो कि हम सबको अच्छे लगते थे, तो ये बताइएगा कि क्या आज कोई और हुकूमत होती उस पर तनकीद नहीं करते कि भारत में आग लग रही है, मुसलमानों का जीना हराम किया जा रहा है, भारत मकबूजा कश्मीर खा रहा है और हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है सिवाय बयानात दे रही है। सर इसका जवाब दीजिए। देखिए सलमान, इसको या तो हमें फैसला करना चाहिए कि क्या दो ऑप्शन होते हैं ना जी। एक हम देख रहे हैं कि भारत की एक रियासती जबर का सामना है कश्मीर में मुसलमानों को, नंबर वन। एक भारतीय जबर का सामना है, रियासती जबर का मुसलमान जो कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर बस रहे हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि क्या हम भारत के ऊपर हमला कर दें, नंबर वन। अगर ऐसा नहीं करना और इंटरनेशनल नॉर्म्स और पाकिस्तान इसको फेवर नहीं करता, तो सेकंड ये है कि हम इनको जो डिप्लोमेसी है, आपकी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है, उनके ऊपर इसको टेकअप करें। पूरी दुनिया के ऊपर आप देखिए कि तमाम फोरम के ऊपर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जो है कामयाब है और पाकिस्तान ने भारत की सारी जो स्टेट एट्रोसिटीज हैं इसको दुनिया के सामने नुमाया करके पेश किया है। वरना भारत के किसी जुल्म सितम का कभी कभी इंटरनेशनल एरिना पे जिक्र नहीं हुआ। आज आप BBC, अल जजीरा, CNN को उठा के देख लें, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर आप हिंदुस्तान टाइम्स तक उठा के देख लें, हर जगह पे भारत को जगहसाई का सामना है। भारत की जो एस्टेब्लिशमेंट है और ये बड़ी अरसे के बाद ये हुआ है कि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट और फौज को शदीद क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है कि वो इस भारतीय हुकूमत के पीछे खड़ी होकर भारत का एक सेकुलर इमेज को खराब कर रही है। आप जरा मामला को आगे बढ़ने दें। खुद भारत की अपनी एग्जिस्टेंस खतरे में आने वाली है क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से उनके अपने शहरी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उन पे लानतान भी कर रहे हैं और उनकी जो पॉलिसीज है उसकी शदीद इख्तलाफ भी कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन सर अब दूसरी टॉपिक की तरफ आते हैं। शहरियार आफरीदी साहब का बयान गुज़िश्ता रोज जो सामने आया था, फिर राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। मैं एक बुनियादी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, वीडियो और फुटेज में सर क्या फर्क होता है, थोड़ा सा समझाइएगा, ये क्या मामला होते हैं? अच्छा जी सलमान, देखिए मैं अब ये चाहूंगा कि आप 1-2 मिनट के लिए मुझे इजाजत दें। जरा मुझसे भी एक शिकवा है, वो मैं जरा आपके टेलीविजन के तवस्सुत से लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि देखिए इस मुल्क की मुआशियात को तबाह किया गया और उसमें कौन शरीक रहा है, अब ये कहने की जरूरत नहीं है कौन शरीक रहा है। पाकिस्तान के अंदर काबज हुक्मरान जो खानदान है वो पाकिस्तान की उन्होंने मुआशियत को तबाह कर ही दी थी। अब इखलाकियात का जनाजा भी निकालने पे तुले हुए हैं। यानी कि आज एक हफ्ता 3-4 दिन होने को आ गए हैं। यहाँ कायद-ए-आज़म डे आया, सारा टेलीविजन राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कर रहा है। यहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार आया, सारे का सारा टेलीविजन जो है राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कर रहा है। वो भाईजान राना सनाउल्लाह एक एक्यूज्ड है, एक मुल्जम है, एक मुल्जम जिसको हेरोइन फाइन हेरोइन के 15 से 20 किलोग्राम उससे बरामद हो चुकी है। किसने इख्तिलाफ किया? मैं कह रहा हूं मुल्जिम की हद तक, अगर आप मुझे मैं अपना गिला कर रहा हूं सलमान, मैं जी मुल्जिम की हद तक, लेकिन मुझे बताइए कि क्या एक मुल्जिम को ये इखलाकी तौर पे ये जुर्रत होनी चाहिए कि वो आए और टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहे कि ANF और जिसको एक फौज के लोग हेड कर रहे हैं, जिनकी इंटेग्रिटी बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट है, वो कह रहे हैं वो गलत है, वो पोलिटिसाइज किए हुए हैं और मैं जो एक चोर और डाकू आदमी हूं और जिसका एक पूरी हिस्ट्री है। आप सलमान थोड़ी सी करज का मुजाहरा करें, उठाएं कैमरा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेट मी कंप्लीट। कल सलमान लेट मी कंप्लीट विद माय आर्गुमेंट। जी आपका टेलीविजन उठाए कैमरा और एक माइक लेके जाए, फैसलाबाद के अंदर जाके लोगों से पूछें कि राना सनाउल्लाह का कारोबार क्या है। अगर वो इस केस के ऊपर मोहर सब्त ना करें तो आप बेशक इसके ऊपर जो मर्जी रेटोरिक खड़ा कर लीजिए, लेकिन ये मेरा सिर्फ आपके सामने मेरा जो मकसद वो कहने का ये है कि ये मुल्जमान हैं, ये पाकिस्तान के कबीर तरीन जो स्टेट के खिलाफ। सर लेकिन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है, मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आऊंगा। तो सर मैं यहीं से सवाल शुरू करूंगा कि वीडियो और फुटेज में क्या फर्क है। मुर्तजा साहब भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम मुर्तजा साहब से भी जानेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। फिर से नेपरा ने ऐलान कर दिया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन जब ये बात बोलते हैं तो मुझ समेत कई लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है कि अब पता नहीं क्या चीज बढ़ने वाली है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। प्रोग्राम मेरी जंग में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन,
शहरियार आफरीदी ने दावा किया था कि उनके पास फुटेजेस मौजूद हैं, वीडियो में नहीं कह रहा, फुटेजेस मौजूद हैं और उन्होंने एविडेंस देखे हैं। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो इल्ज़ामात मुझ पर लगाए गए हैं ये मनगढ़ंत हैं, सियासी हैं। उनकी बेगम को भी 9 नंबर से कॉल की गई, उनको मुल्क छोड़ने का कहा गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फुटेज और वीडियो में फ़र्क क्या है। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक फुटेज एक रॉ फॉर्म होती है जैसे आप बनाते हैं, जिसमें आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करते हैं, मोन्टाज लगाते हैं या फिर वॉइस ओवर्स करते हैं जिसमें हम पैकेज भी बनाते हैं, तो वो वीडियो की फॉर्म में आ जाती है। अगर आपके पास फुटेजेस मौजूद हैं तो वो तो अनएडिटेड होती हैं, वो तो आपके पास सॉलिड एविडेंस होता है कि हमारे पास ये बंदा है, इसके पास से निकला है, इसकी फुटेजेस मौजूद हैं। लेकिन इसका फ़र्क क्या है? अब मामला डिस्कशन यहां पर आ गई है कि मैंने वीडियो नहीं कहा था, मैंने फुटेज कहा था। तो जनाबे वाला मोहतरम, बात यह है कि फुटेज में भी वही नजर आ रहा है जो वीडियो में नजर आ रहा होगा, जो वीडियो में नजर आ रहा है वही फुटेज में नजर आ रहा होगा। फुटेज इधर कैमरा करके तो नहीं बनाई होगी, वो भी इधर ही कैमरा करके बनाई होगी और वीडियो भी इधर ही कैमरा करके बनाई गई होगी। लेकिन खैर, एक अजीब सी बात गुज़िश्ता रोज अंदिल अब्बास साहब ने भी कही। उन्होंने ही कहा कि राना सनाउल्लाह के केस को सुनने की हिम्मत किसी जज में नहीं थी। गालिबन शायद मैं गलत भी कह रहा हूँ, एक दफ़ा मैं पढ़ भी लेता हूँ। उन्होंने कहा है कि किसी जज में ये हिम्मत नहीं थी कि वो उनका केस सुने। तो इसी पर मजीद बात करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये अंदिल अब्बास ने क्या बात कह दी, मुझे समझ नहीं आई। किसी जज में हिम्मत नहीं है कि उनका केस सुने, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है? और क्या इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान। जो अमीर अब्बास साहब ने कहा उसका तो बैकग्राउंड और सब कुछ वही जानते होंगे कि उन्होंने किस हवाले से ये बात की है। जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसमें अंदलीब अब्बास पीटीआई की रहनुमा है, उन्होंने ये बात कही। पीटीआई की रहनुमा है अंदलीब अब्बास, उन्होंने कहा है कि किसी जज में ये हिम्मत नहीं है कि इस केस की समाअत कर सकें और राना के इतना मुश्किल हो गया है कि किसी जज में इसकी समाअत करने की हिम्मत नहीं है। राना सनाउल्लाह बरी नहीं हुए हैं, ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है। जी, जिस तरह से ये कहा गया उनकी जानिब से कि कोई किसी जज में भी हिम्मत नहीं है, तो वो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनका शाको सबाक वो समझती होंगी, वो जानती होंगी कि क्या किस सेंस में बात की है उन्होंने। लेकिन जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसमें ANF के जो लॉज हैं इंसदाद मंशियात के, उनके मुताबिक जितना उनके ऊपर केस बना था उस हवाले से तो इनकी ज़मानत नहीं हो सकती थी। और किसी तौर पे भी क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस था, इनकी ज़मानत हुई है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं प्रोसिक्यूशन में, वहाँ पे हो गया कुछ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े केसेस चलते रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बड़े दहशतगर्दों के केसेस भी चलते रहे हैं, दहशतगर्दी के केसेस भी चलते रहे हैं और बड़े बड़े मुजरमान को यहाँ सज़ाएँ भी मिलती रही हैं। इस हवाले से मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि कोई भी जो है अबव द लॉ है या कोई भी कानून से ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अगर उन्होंने ये बात की है, मैं फिर दोबारा अर्ज़ करूँगा कि ये उनको ज़्यादा स्याको सबाक इसका अंदाज़ा होगा कि वो किस सेंस में ये बात कर गई हैं। दूसरी बात ये है कि जो अब फुटेज और वीडियो की बात है, टेक्निकल सब लोग ये बात जानते हैं कि उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। हमारे यहाँ होता ये है कि कोई भी केस अगर इस तरह का बनता है तो सबसे पहले सियासी पॉइंट स्कोरिंग पार्टियाँ एक दूसरे के ऊपर कर देती हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त अमर नहीं है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है और वो रंगे हाथों पकड़ा गया है तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और एजेंसीज़ को चाहिए कि उसका चालान उसके मुताबिक, जो जुर्म उसने किया है उसके मुताबिक पेश करें और सियासी जमातें जो हैं पॉइंट स्कोरिंग ना करें बल्कि वहाँ पे खामोशी इख्तियार करें, ताकि अदालतें अपना काम अपनी आज़ादाना मंश और राय के साथ वो करती रहें। तो इसमें उन्होंने कसम कुरान की उठा दी। आज दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह ने कुरान मजीद हाथ में पकड़ के तो एक दूसरे को यानी ये कहा कि मैं या तबाह हो जाऊँ या वो तबाह हो जाएं जिन्होंने मेरे ऊपर केस किया है। अगर इस तरह को हम थोड़ा सा तारीख़ में पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक दफ़ा एक सहाफ़ी के ऊपर रहमत शाह अफरीदी जो थे उनके ऊपर केस बनाया गया था। इसी तरह की हिरवन थी, इतने ही केजी तकरीबन 14-15 केजी हिरवन थी और वो भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। सियासी बंदे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी
और फिर एंड रिजल्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये निकला था कि रहमत शाह अफरीदी को उस बरी किया गया था उस केस से, और शहबाज शरीफ साहब खुद उनको रिहा कराने में उन्होंने किरदार अदा किया था। तो ये मुकाफत अमल हम इसको कह सकते हैं कि वो उस वक्त उन्होंने किसी का घर ख़राब किया तो आज राना सनाउल्लाह का घर ख़राब हो रहा था। लेकिन इस एतबार से जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो जानती हैं कि इस केस में हकीकत क्या है, क्योंकि दोनों तरफ से, एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ये जुर्म किया है, दूसरी तरफ से पार्टियां कह रही हैं कि इन्होंने ये जुर्म नहीं किया। तो ये इनके ऊपर अच्छा, बसरा साहब की तरफ में जाऊंगा। बसरा साहब ये बताइए, नुकसान एक बहुत बड़ा हुआ है सलमान। एक जुमला मैं चाहूँगा जी जी, अच्छा आप कंप्लीट करें से कि ये सबसे अहम जो बात इसमें आज जो कल फैसला हुआ था, आज जिसका तफसीली फैसला आया है, उसमें जज साहब ने एक जुमला लिखा है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो अब जो है कोई ओपन सीक्रेट है, अब कोई ज़्यादा वो खुफिया बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है। तो ये जुमला उस फैसले का हिस्सा बनना, तो ये बायसे शर्म है तमाम अदारों के लिए, हम सब के लिए, कि इस तरह की अगर बात की गई है, अगर तो ये सही बात उन्होंने की है तो हमें सोचना होगा, अगर गलत बात की है तो फिर भी हमें सोचना होगा कि उन्होंने इस तरह की बात क्यों की है। बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी। आइंदा तो फिर जो मर्जी केस आप उठा लें, जो केस आप उठाएंगे उसी केस में जज साहब लिख देंगे, या हम जो है कह देंगे कि जनाब ये सियासी वजह से किया गया है, इसके पीछे सियासी मोटिव था और इस वजह से ये केस बना है। तो इस तरह से तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस भी, जरदारी साहब के तमाम केसेस भी, शेख साहब के जितने भी, खुर्शीद शाह के केसेस हो गए या मुराद अली शाह के हो गए, जो भी केसेस पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो एक जुमले के अंदर आप तमाम चीज़ों को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो जनाब केसेस ख़त्म हो जाते हैं सारे की। जैसे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी और उनको सियासी तौर पे विक्टिमाइज़ किया गया है। तो ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है जिसे हमें देखना होगा। तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है, कोई एक सियासी जमात की जिम्मेदारी नहीं है। अगर नैब कोई एक्शन लेता है तो खामोशी इख्तियार करें, नैब को अपना काम करने दें, वो इन्वेस्टिगेशंस करें, वो खुद जाने, और नैब से भी कहा जाए कि वो इज्जतें उछालने की बजाय प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे जाना है। बसरा साहब भी इंतजार कर रहे हैं, मैं कुछ सवाल उनसे भी करना चाहता हूँ। बसरा साहब ये बताइएगा, आप सबसे पहले एक दिलीप अब्बास साहब है जिन्हें जो गुफ्तगू की है उससे इत्तेफाक करते हैं, पहली बात ये। दूसरा ये कि मैं फिंगर टिप्स पे आपको बता सकता हूँ कि कितने फ्लॉज हैं। अब वीडियो और फुटेजेस में हम फंसे हुए हैं। मैं किसी को मासूम नहीं कह रहा या किसी को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कितने फ्लॉज हैं। आपने जिस्मानी रिमांड नहीं लिया, फिरदौस आशिक अवान साहबा कहती हैं कि जिस्मानी रिमांड इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मसरू का सामान बरामद हो गया था। भाई वो कहाँ से आया? उन्होंने अपने घर में तो नहीं उगाया होगा, वो कहाँ से आया, किसने प्रोवाइड किया, किधर गया, वो सब चीज़ें आप, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हल तलब है जिस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या इन सब चीज़ों ने इस केस को कमज़ोर नहीं किया, जिसकी वजह से जो आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने गुफ्तगू की? देखिए सलमान, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि एक बड़ी ही अजीब व गरीब किस्म की हम सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं, और उसके अंदर ये है कि तो बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है कि जैसे अभी मुर्तज़ा कह रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन मुर्तज़ा भाई, ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब को ये भी विटनेस करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ये आज़ाद लोग हैं ना, किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक नहीं है। देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नैब ने नहीं पकड़ा। बताइए कितने हमारे MP MNs पार्लियामेंटेरियन उठ के आ गए और नैब पर तबर्रा किया, या निज़ाम को गाली देना शुरू कर दिया, रैलियाँ निकालना शुरू कर दी, या उसको पोलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हमने तो स्ट्रिक्टली ये कहा कि हमारे जो भी लोग हैं स्टेप डाउन करें, जाएं प्रोसेस ऑफ लॉ को जाके सामना करें। ये होना चाहिए था पाकिस्तान की सियासी जमातों का एटीट्यूड। लेकिन ये राना सनाउल्लाह का जो केस है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अंदलीब ने क्यों कहा है? अंदलीब ने इसलिए कहा है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो एक सियासतदान नहीं है, वो एक सियासतदान से हट के वो एक पूरा के पूरा एक निज़ाम चला रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, जिसके टांडे बांडे अल्टीमेटली जाके जहाँ मिलते हैं वो, मैं कहूँगा तो किसी के ऊपर लोग कहेंगे जी आप किसी की ज़ात के ऊपर आ गए। राना सनाउल्लाह के मुताल्लिक़ अगर आपने गवाही लेनी है, जाए उनके हल्के से जाके ले लें, लोग सब बता देंगे राना सनाउल्लाह क्या है। इसलिए जजेस डरते हैं, क्योंकि जजेस को ये कहा जाता रहा है माजी के अंदर कि हम आपको निशाने इबरत बना देंगे, और बहुत से केसेस के अंदर उनके साथ इस तरह के मामला किए भी गए हैं। तो ये एक माफिया है,
ये कोई सियासतदान नहीं है, ये राहजनों के बेस में छुपे हुए जो राहबर हैं ना जी, ये माफिया हैं पूरे का पूरा। और जो मुझे अभी गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि कोर्ट के इसके अंदर ऑब्जर्वेशन आई फैसले के अंदर कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्योंकि तो गुलाम वक्त मुर्तज़ा कम साहब है, देखिए, एक ब्रेक मुझे ये भी लेना है आपको और गजनफर साहब भी इंतजार कर रहे हैं। एक सलमान, एक लास्ट सेंटेंस मेरा प्लीज एक बात ले लें। आप मुझे बताइए कि जब इमरान खान के ऊपर 780 का केस बना, जब वो कंटेनर के अंदर मौजूद थे, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, कहा गया नहीं जी पीटीआई पे हमला इन्होंने जाके खुद किया है। जब इमरान खान की अहलिया के ऊपर, जमायमा के ऊपर टाइल चोरी का मुकदमा बना, जो जरदारी साहब के ऊपर सारे मुकदमा बने, उनके जेल के अंदर उनकी जुबान काटी गई, शेख रशीद के ऊपर मुकदमा बने, बेनजीर के ऊपर मुकदमा बने। ये पाकिस्तान के अंदर नून लीग की माफिया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन घर से स्टार्ट हुई है। फराहम करना चाहिए, बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो है कि फुटेज है, लेकिन गजनफर साहब ये करेंगे, तमाम सलमान करेंगे, एविडेंस की स्टेज पे करेंगे। दिस इज नॉट एविडेंस स्टेज, ये एविडेंस की स्टेज नहीं है। फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। गजनफर साहब, ये ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा आपके पास कि क्या इस तरह के जो इकदामात हुकूमत उठा रही है, हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कि इदारों को मजबूत करेंगे, क्या इदारों की साख, उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं हो रही है? एक नोटिफिकेशन के मामले पर इतने शक शुबात का इजहार किया गया, नोटिफिकेशन आया, कैंसिल हुआ, और फिर अब ये राना सनोला केस में क्या इदारों की क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं हो रही है? एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर। प्रोग्राम मेरी जंग में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत से आने से पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि इदारों को मजबूत करेंगे, लेकिन हालिया मामला जो सामने आ रहे हैं उससे उनकी साख पर असर पड़ रहा है। गजनफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। गजनफर साहब बताइएगा, नोटिफिकेशन का मामला हो, ANF का मामला हो, इस तरह के मामला हो, आपको नहीं लगता कि अच्छे तरीके से हुकूमत को खेलना चाहिए था, हुकूमत को ज़्यादा तरीके से अच्छा डिफेंड करना चाहिए थे मामलात को, और बेहतर हो सकते थे अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से तमाम सूरत हाल को समझते और फिर उसको डिलीवर करते? साहब ज़ाहिर है, अगर आप एक काम जो है वो एक गलत काम भी सही तरीके से करेंगे तो वो आखिर में वो सही साबित होगा। अगर आप गलत काम के अंदर या सही काम के अंदर भी आप लीवरेजेस छोड़ देंगे या आप उसके अंदर लूप होल्स छोड़ देंगे, तो वो फिर एट द एंड ऑफ द डे उसका जो नतीजा है वो अदारों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब जहाँ तक नोटिफिकेशन का सवाल था, वो एक सही काम था, 120% सही काम था। उसको सही तरीके से नहीं किया गया, उसको जिस प्रोसीजर से उसने गुजरना चाहिए था उस प्रोसीजर से वो नहीं गुजरा। इमरान खान साहब को किसी ने ब्रीफ नहीं किया, उन्होंने खुद नोटिफिकेशन साइन कर दिया, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक सुपरिटेंडेंट नोटिफिकेशन साइन करता है। तो चाहिए तो ये था कि इमरान खान साहब को मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस एम्बेरसमेंट, आर्मी चीफ को उस एम्बेरसमेंट कॉज करने में जो ऑफिशियल जिम्मेदार थे, जिसमें उनके अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी का बहुत रोल था, उसको सैक करते, घर भेजते, उनको किसी और को ले आते। लेकिन एक इमरान खान साहब बावजूद इसके कि वो एक नहायती पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल बाकी तमाम लीडरों से ज़्यादा सिंसियर और कमिटेड जज्बात रखते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, ही वांट्स टू डू समथिंग, लेकिन सिस्टम हमारे यहाँ इतना ताफ़ुन ज़्यादा सिस्टम है, इतना गंदा सिस्टम हो गया है, इतना बदबूदार सिस्टम ये हो गया है कि ये किसी एक नेक आदमी को, नेक शख्स को, अच्छे शख्स को भी कुछ नहीं करने देता। यहाँ पे अभी कुरान शरीफ उठाने की सियासत शुरू हो गई है, यहाँ पे कोई अपना लाशें लटकाने की सियासत शुरू हो गई है, 3 दिन तक लाशें लटकाई रखो। तो हर जगह किसी जगह भी कोई बहुत सारे मतलब हमारे अदारे बजाते खुद कुछ भी चीजें हैं जिसको हम मौजूदा हालात में बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि अब जो एक्सटेंशन वाला मामला जो है, अब वो दोबारा से जो फैसला सामने आया उसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसी में जाके पार्लियामेंट में हल हो सकता था। लेकिन आप सारे मामला जब सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जो मामला पार्लियामेंट में सॉल्व होने हैं वो पार्लियामेंट में सॉल्व करें, आप यहाँ लेके क्यों आते हैं? फवाद चौधरी समेत बहुत सारे रहनुमा कहते हैं कि मामला पार्लियामेंट में सॉल्व होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन अब हुकूमत की क्या थिंकिंग है, ना फ़रोग नसीम साहब की क्या थिंकिंग है, क्योंकि आज जो मैं देख रहा था उसमें कहते हैं कि इसके अंदर कोई 26 लकूना देंगे। और ये मैं बात आपको एक कैटेगोरिकल अक्रॉस दी फेस कर रहा हूँ, ये मामला जो है ये
किसी भी सूरत में इस तरह नहीं बनता था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। इसका बजाते खुराब सुप्रीम कोर्ट का एडमिशन करने ही के अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि एक ऐसा शख्स जिसको सज़ा हो चुकी है गलत एप्लीकेशन जमा कराने में, उसका मामला जो है एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में लग जाता है। क्या वजह है? मेरे जहन में तो बहुत सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है वो एक दिन के अंदर लगता है, उसके ऊपर फिर 2 दिन ड्रैग होना चाहता है कर दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ ऐसे ही नहीं है। यहाँ पे कोई, ये मेरी एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी जो है ना वो इतना नेक और इतना सूफी नहीं है जितना वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। किसी को भी उठा के देख ले, सबके कोई ना कोई पीछे मकसद है, सबके पीछे कोई ना कोई थ्योरी मौजूद है जो पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान पहुँचाती है, जो आपकी रियासत को नुकसान पहुँचाती है। यहाँ जो चीज़ें ऊपर नीचे एकदम होती है, उनके पीछे कोई ना कोई एलिमेंट। वक्त की कमी है, मुझे क्लोजिंग कमेंट्स लेने हैं। गुलाम मुर्तुज़ा साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तुज़ा साहब ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट जो जा रही है अब हुकूमत जो फैसले के खिलाफ, आप क्या समझते हैं कामयाब हो जाएगी इसमें? क्या निकलेगा सारे मामलात में? पहले ही जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया था नोटिफिकेशन के बाद, बहुत सी हज़ीमत उठाना पड़ी हमारे पाक अदारों को भी और हमारी हुकूमत को भी, हमारी लीगल टीम को भी। तो इस अंदाज में अब जो ये किया जा रहा है कि दोबारा उस वहीं पे गए हैं और नज़रसानी अपील दायर की है, ये नज़रसानी किसी भी एतबार से, ना क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से, ना क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हवाले से नज़रसानी अपील इसके ऊपर नहीं बनती थी। ये भी जल्दबाजी में ये फ़ैसला उठाया गया है हुकूमत की जानिब से, और ये हुकूमत जब वहाँ से पसपाई इख्तियार करेगी फिर ये कहेंगे कि हमें समझ नहीं थी, हमने क्यों कर लिया। क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी लिख के दिया, वहाँ पे कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। वहाँ पे जो कुछ भी है हुकूमत ने खुद तजावीज़ दी हैं कोर्ट को, कोर्ट ने उन तजावीज़ को कहा है कि ठीक है इनके ऊपर आप काम कर लें। उन्होंने पूछा क्या है आपके पास कानून नहीं है, हुकूमत ने कहा कानून नहीं है। आपको लग रहा है पसपाई होगी इस मामले में? पसपाई होगी, प्रिसाइज सर, टाइम कम है। अच्छा बसरा साहब ये बताइएगा, प्रिसाइज जवाब दीजिएगा। आपने वीडियो का भी जवाब मुझे सही से नहीं दिया था, आप बस एक 1 लाइनर मुझे जवाब दीजिएगा। हुकूमत को भरोसा नहीं था कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें उनका साथ देंगी कानून साजी लाने में, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब हम गए हैं, ये हमारा लीगल राइट है कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने एक फैसला किया है, हम उसकी रिव्यू पिटीशन के अंदर जाना एक हमारा आईनी तौर पे हमारा हक है, और हम इस फोरम को एग्जॉस्ट करेंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। मामला पार्लियामेंट में सॉल्व हो सकता था, पार्लियामेंट में उठा सकते थे आप मामला सर। देखिए, पार्लियामेंट में भी वक्त आने पे उठाया जाएगा, लेकिन ये एक जो हमारा एक लीगल राइट है कि हम रिव्यू पिटीशन के अंदर जाएं, उसमें क्यों ना जाएं? सर लीगल राइट है आपका, लेकिन मामला ये है कि जो मामला पार्लियामेंट में सॉल्व होने चाहिए वो पार्लियामेंट में सॉल्व होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त अपना खत्म होता है। अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।